नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और यहाँ पर चुनावी रिजल्ट के बीच में यानी उसके बाद कह लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ एक गवर्नमेंट जॉब, तगड़ी तगड़ी बढ़िया सी, वो भी पटना हाई कोर्ट की, है ना, और वो भी ट्रांसलेटर की है। तो मज़ा आ जाएगा आपको इस वीडियो में, पूरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस है ना उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए साहब। बिना नोटिफिकेशन मिले तो आप उसे देख भी नहीं पाएंगे पूरा, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बात कर गया मैं, चलिए चलते हैं। अब ये थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था यूट्यूबर से। कोई नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, है ना। देखते रहते हैं ना अपन तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। देखिए, मजाक से हटके कि यहाँ पर भैया परमानेंट जॉब है। पहली बात तो ये मत सोचिएगा कि कोई टेम्परेरी जॉब आपको मैं पकड़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से परमानेंट है। 31 जून जो है ना, 31 की होती है ना जून, एक मिनट रुको जरा, 30 की होती है यार, कसम से कभी कभी मैं भी। 30 जून, है ना, 2024, ये लास्ट डेट है साहब। ठीक है, ये लास्ट डेट है। पहले तो आपको ये मैं जरूर बता देता हूँ, है ना, क्योंकि ये ओपनिंग डेट जो है ना, इसकी ओपनिंग डेट वो आपको नीचे दिख भी रही होगी, मैंने बताई होगी यहाँ पर। 28 मई को तो ये आया, 31 मई से ये ओपन है। 31 मई 2024 से ये ओपन है। ठीक है। टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 80 है। तो काफ़ी फायदेमंद है ना। तो जानना चाहेंगे इसके बारे में, चलिए आज शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरी चीज़ें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पेपर कैसे होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब बताने वाला हूँ। बस आप ध्यान से देखो। तो कुछ पोस्ट जो है वो सिर्फ ट्रांसलेटर के हैं, और कुछ पोस्ट जो है वो ट्रांसलेटर कम, ये देखना ध्यान से जरा, एक हो गया आपका ट्रांसलेटर और एक हो गया आपका ट्रांसलेटर कम कम प्रूफ रीडर। ठीक है ना। तो ये 2024 का एग्जाम है पूरा का पूरा। एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 31 मई 30 जून, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। पेमेंट करने के लिए ज़रूर इन्होंने कुछ डेट आगे बढ़ा दी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी इन्होंने नहीं बताया, वो बताएंगे ये थोड़े समय के बाद। जब भी बताएंगे आपका ये भाई यहाँ मौजूद है, आपको तुरंत मैं बता दूंगा उसके बारे में। एज क्राइटेरिया के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो रही होगी, और दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, और तीसरी चीज़ है फीस। ठीक है, चलिए। खैर फीस तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा फर्क पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, नौकरी के आगे वही एक सैलरी आएगी, सारी फीस कवर हो जाती है जितनी भी हमने दी होती है। अब चलो देखिए यहाँ पर ज़रा, मैं एक एक करके जानकारी दे दूँ आपको। पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ठीक है, ग्रुप बी की दोनों ही पोस्ट हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 60, मैंने कहा 80 पोस्ट है ना। इसमें ट्रांसलेटर की जो है ना, सिर्फ ट्रांसलेटर वो 60 पोस्ट है, और जो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर है इसकी पोस्ट 20 है, तो टोटल हो गई 80। सेवन्थ पे कमीशन के अंडर में आपका सब कुछ चलेगा, तो आपको पता ही है सारा कुछ। ठीक है ना। आगे चलते हैं अब। और ये देख लीजिए भैया, ये सैलरी वगैरह रहेगी आपकी, ठीक है, वो तो फिर सेलेक्ट होने के बाद की कहानी है। भैया ये है आपका कैटेगरी वाइज सब कुछ देखना है आपको, कि भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किसके कितने है। तो जैसे अनरिजर्व के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 26 है। उसमें हॉरिजॉन्टल जो क्या कहना चाहिए, वुमेन के लिए जो आरक्षण है वो 9 पोस्ट का है ना। ये हो गया ट्रांसलेटर की बात करी मैंने। अब ऐसे ही ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए देख लो जरा, जनरल में, है ना, 8, और 3 जो है वो महिलाओं के लिए हो गया। क्लियर है कहानी। तो ये देखना। अब जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर आपने अनरिजर्व के अलावा कोई भी कैटेगरी इस्तेमाल करी, है ना, अब वो चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हो या बैकवर्ड क्लासेस हो, आपको पता है ना, आपका सर्टिफिकेट लगेगा। भाई मैं कैसे पहचानूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो भैया आपको सर्टिफिकेट इसके आपके पास होने चाहिए, जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना, अपलोड करना ही पड़ेगा उसको। बहुत ध्यान सुनेंगे आप। क्लियर होगा नहीं। तो अब इस तरह से आप देखते चले आओगे भाई, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर ट्रांसलेटर में 6 पोस्ट, और 6 पोस्ट टोटल, और एक पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए है। ऐसे यहाँ पर देखो जरा, 2 पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में, लेकिन महिलाओं के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है ना। महिलाओं के लिए देखोगे आप, तो यहाँ पर भी एक भी पोस्ट नहीं, किसके लिए, ये एसटी में भी नहीं है। ठीक है ना। कैटेगरी वाइज भी कहाँ है कहानी आप देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ओपन फाइट में भी कर सकते हैं। तो ओपन फाइट अलग कहानी होती है। ठीक है, ये आप देख लोगे ना, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट देख लो। मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं एक एक आपको बताऊँ, एक मैंने समझा देना कैसे देखना है, आप खुद भी देख सकते हो बाकी। लेकिन नहीं देख पाओ तो मुझे बता देना, मैं उसको भी बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ। इनने साफ बोला है कि जो 60 ट्रांसलेटर की पोस्ट हैं, और जो 20 ट्रांसलेटर कम 20 जो है वो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की हैं, इनमें से ट्रांसलेटर के 60 पोस्ट में से 2 पोस्ट, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 20 पोस्ट में से एक पोस्ट,
है ना। ये पूरी तरीके से रिजर्व्ड है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी ओएच के लिए, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, है ना, जो नहीं चल पाते उनके लिए। तो बस बनी बात है, आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ठीक, देखिए भाई मैं साफ बता दूं, जिसके लिए यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही से अप्लाई कर सकता है। बाकी देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या बाकी दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोकोमोटर तो हमारा भी डिसेबिलिटी है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है, देखिए जो मैं सिर्फ उतना कह सकता हूँ जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसके बाद या उससे पहले सिर्फ वो गुंजाइश है, वो प्रोबेबिलिटी, वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो उसको हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको जो आपकी साइट है जहां पर आपको जाके अप्लाई करना है वो ये रही, www.patnahighcourt.gov.in, है ना। इसी पर जाकर के आपको उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, और डेट तो आपको पता है कब से कब तक अप्लाई कर देना है, ये आपको मालूम है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। सारा फॉर्म ऑनलाइन है ना। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर धीरे से। नेशनैलिटी वगैरह अब आपको समझना, तो इंडियन तो हो ही आप, है ना। मैरिटल स्टेटस ये जरूर कहा उन्होंने कि देखिए जो मेल कैंडिडेट है हु हैज मोर देन वन वाइफ, जिसकी एक से ज़्यादा शादी हो गई भी, एक से ज़्यादा जिंदा बीवी है, अब इन्हीं की एक आध को मार दो अगर किसी की दो है तो, है ना। तो अभी लिखते भी तो ऐसे भाई, क्या करोगे। अब मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव, है ना, या फिर ऐसी फीमेल जिसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसकी पहले से शादी हो रखी है, और तो दो मर्द वाली बात यहाँ पे हो रही है, नॉट एलिजिबल। इन दोनों को ही उन्होंने एलिजिबल नहीं रखा, मतलब दो पति वाले और दो पत्नियों वाले, दोनों ही अलाउड नहीं है भाई। ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस वगैरह इन सबको अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एज की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, एज समझिएगा थोड़ा सा। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज इतनी रखी गई है। ठीक है, चाहे ट्रांसलेटर हो, चाहे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर हो। ठीक है, और मतलब यहाँ देख लो आप कि ये दिख रहा है जनवरी 2001 जनवरी 2024 के पहले, मतलब क्या बोलने वाला, देखो जरा, 2024 अभी के पैदा हुए हो गया, नहीं, ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 तक आप मिनिमम 18 साल के तो हो गए हों, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर, है ना, 1/1/2006, इसका मतलब है कि इससे पहले ना भाई, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब इसके बाद ना हुआ हो, क्योंकि देखो जितना साल इधर आएगा तो उम्र छोटी हो जाएगी ना। चलो समझते हो तुम। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम एज कितनी सर, मिनिमम तो समझिए, चलो हमें इतना होना चाहिए। देखो अनरिजर्व के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेल के लिए यहाँ पर 37 साल है, और वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल में 40 साल है। बीसी ईबीसी बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। और ओएच लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आता है, अब उसमें चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी बीसी एससी एसटी सारे कोई भी इनमें से जो भी भर रहे हैं, 47 साल से ऊपर वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बार इन्होंने एक जरूर कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ बिहार में काम कर रहा है तो उसको तो 5 साल का रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना ही मिलना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो बिहार गवर्नमेंट में हो। और पर तो ये तो एक्स्ट्रा आपको मिल ही गया। ठीक, और देखो इनने साफ साफ बोला रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय वर्च्यू ऑफ देयर कैटेगरी, जैसे कि एससी एसटी को जो, या ईबीसी या बीसी को जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिल रहा है ना, ये शैल बी प्रोवाइडेड टू द रेसिडेंट ऑफ बिहार ओनली, जो सिर्फ उन्हीं एससी एसटी ईबीसी और बीएससी बीसी को मिलेगा जो कि बिहार के रहवासी हैं, डोमिसाइल है उनके पास। बाहर जैसे मान लीजिए मैं एमपी का हूँ, अब मैं एमपी में एससी एसटी में आता हूँ, लेकिन बिहार में मैं जनरल कैटेगरी का हो जाऊंगा, तो वहां मुझे ये रिलैक्सेशन नहीं मिलना है, वहां तो मुझे जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, और जो ओबीसी वाले हैं उनको अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है भाई, तो आप अपने सर्टिफिकेट तैयार रखिए। ठीक है, इसका बात ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो फिर आपका कुछ भी ये सब, हाँ वहाँ ये दिखाने के लिए कि भाई मैं ओबीसी में बाहर तो आता हूँ, लेकिन वो तो जनरल कैटेगरी से ट्रीट होंगे। सिर्फ बिहार के ही ये जितने यहाँ पर बताए जा रहे हैं एससी एसटी, इन्हीं को, बस बिहार के ही लोगों को मिलेगा, बाकियों को जनरल की तरह ट्रीट कर देंगे। अब आती बारी सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखिए ग्रेजुएशन इन्होंने कहा है कि आपका हुआ हो, उसमें से इंग्लिश का भी आपने सब्जेक्ट के तौर पे कहीं ना कहीं किसी साल में पढ़ लिया हो, जो कि पढ़ाई होता है इंसान में। नॉलेज ऑफ हिंदी होती है, परेशान मत होइए, नॉलेज ऑफ हिंदी आपकी इजेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन इसमें पूरा होगा आपका, है ना। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसमें, रिटन टेस्ट है, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो 4-5 पायदान है इनको निकालने के, तो भैया थोड़ा तो यार भाई, पटना हाईकोर्ट की जॉब है, 44,000 की नौकरी ऐसी मिलेगी क्या, बड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन के, वही जो नहीं करते डीसीए पीजी डीसीए, अगर ये सब आप देख लो, अगर ये सब किया है तो वही फायदा है। जिसने माँ बाप की सुनी होगी उसका काम बन गया, जिसने नहीं सुनी, अरे यार मैं क्यों करूँ डीसीए पीजी डीसीए, अब जा भाई, अब क्यों करेगा, तो हो गया देख लेना आप।
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री, भैया जिसने लॉ डिग्री करी है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। प्रेफरेंस विल ऑल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ, देखो उसको मतलब ये प्रेफरेंस मिल रहा है, परेशान मत हो जिनको ये लॉ डिग्री नहीं है, तो साफ साफ बोला है मस्ट नहीं है प्रेफरेंस। मतलब जैसे मान लो कि मेरे सामने अगर एक इंजीनियरिंग का डिग्री का बच्चा खड़ा है और एक मेरे सामने लॉ का डिग्री का बच्चा खड़ा है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे साफ साफ लिखा प्रेफरेंस, तो तुम उसमें लड़ने मत आ जाना कि तुमने लॉ वाले को क्यों दे दिया भैया। देखो क्योंकि आप कहाँ नौकरी करने जा रहे हो, हाई कोर्ट में, तो लॉ वाले को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है साहब, है ना। उसने 5 साल की एलएलबी बी एलएलबी करी है, बेचारा घिस गया वहां जाकर के, तुम 4 साल वाले थे, तो इसका ध्यान रखें, है ना। और प्रेफरेंस विल बी गिवन, और भाई जिसको मान लो उर्दू का नॉलेज है भाई उसका काम बन जाएगा, है ना भाई। पटना बिहार बनी बात है, उर्दू चाहिए, मैथिली वो तो लोकल भाषा हो गई, संथाली, तो ये बिहार की कुछ लोकल भाषा है जिनका थोड़ा सा नॉलेज अगर किसी को है तो अच्छी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ प्रेफरेंस लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आना ही चाहिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे चलो, है ना, अब आ जाओ। और देखो किसको जो है प्रेफरेंशियल कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी, आप जैसे मान लो टेरिटोरियल आर्मी में भैया कम से कम 2 साल तक काम किया, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। जिसके पास भैया एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इन लोगों को प्रेफरेंस मिल जाती है। और कहाँ मिल जाती है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। भाई 25 नंबर का इंटरव्यू, मजा आ गया क्या उसमें, अगर मेरे पास ये मेरे को बेनिफिट दे देता, क्या बुराई है, बहुत बढ़िया। अब देखो रिजर्वेशन वगैरह किसी को जानना है कितने क्या है, तो देखो एससी का जो कोड है ना, कैटेगरी कोड जो है वो 2 है, एसटी का कैटेगरी कोड 3 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी का 4 है, और बैकवर्ड क्लास का 5 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 6 है। इनका जो रिजर्वेशन है वो इस तरह से है कि एससी के रिजर्वेशन है टोटल 16%, जितनी भी टोटल पोस्ट है उसमें 16% इनका है। एसटी का टोटल रिजर्वेशन 1% आ रहा है, और इकोनॉमिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 18% आ रहा है, बैकवर्ड क्लास का 12% आ रहा है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपने देख लिया था किस किस को मिला हुआ है, महिलाओं को भी मिला हुआ है, और एक जो दिव्यांग जन जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर इस कैटेगरी में जो भी दिव्यांग जन आते हैं उनको मिला हुआ है ना, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। ठीक, तो उनका कितना हो, देखो वुमेन को जो टोटल परसेंटेज है पूरे जॉब में ओवरऑल 35% है, और डिसेबल्ड जो ओएच वाला है उसको 4% का मिला हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बाकी मैंने ये तो बता दिया कास्ट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ बिहार के लोगों को मिलना है, बाकी के लोगों को तो वो अनरिजर्व्ड मान लेंगे। देखो देखो ये देखना, और ट्रीटेड एज जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ध्यान रखना। कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस डोमिसाइल, देखो जरा यही नहीं इनने बिहार के लोगों को भी चमका के रखा है भैया। यहाँ पर बिहार के लोगों को चमका के इस तरह से रखा है कि मान लो अब तुम बिहारी, तुम यहाँ भरने जा रहे हो, है ना, लेकिन तुम्हारे पास मालूम चला कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है वहाँ का, तो भैया क्या होगा, अब आप अपने भैया कैटेगरी का फायदा नहीं उठाएंगे, तब आपको ये जनरल की तरह ट्रीट कर देंगे, फिर आपको सारा कार्य जनरल की तरह हो जाएगा। अब मान लो ऐसी कोई शादीशुदा महिला है कैंडिडेट जो डोमिसाइल है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद फादर्स नेम। तो जो महिला है जो यहाँ शादी करी हुई है, शादीशुदा महिला है, उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमिसाइल का, लेकिन उसमें पिता के नाम का होना चाहिए, है ना, उसका एड्रेस होना चाहिए, ना कि हस्बैंड के नाम का होना चाहिए। ठीक है ना, पिता से जाना जाएगा भाई साहब ये चालाकी तो खूब करी इन्होंने, भाई शादी तुम कहीं भी कर सकते हो ना, लेकिन पैदा तो तुम एक ही जगह हुए होगे साहब। ये है भाई, इसे कहते हैं, देखो हाई कोर्ट है, मजाक थोड़ी है। तो खैर आगे चलते धीरे धीरे ना, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल मैंने तुमको बता दिया है। कोई डाउट रहे पूछ लेना मेरे से, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना भाई। आ जाओ, सिलेक्शन सर कैसे होगा, एक होगा रिटन टेस्ट, दे लोगे, देना ही पड़ेगा। दूसरा होगा आपका, अच्छा इनमें यहाँ पे लिखा नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ, एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मजाक नहीं, 120 नंबर का है। रिटन टेस्ट आपका 80 नंबर का है। क्या क्या कंटेंट है बता रहा हूँ, क्या क्या आएगा, इसी को मिला लो, 200 नंबर का यही हो गया साहब। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, यहाँ पर ये है कि देखो हिंदी की टाइपिंग मांगा है, ओनली हिंदी की, इसी में टेस्ट होगा आपका हिंदी में। और 20 वर्ड्स की स्पीड, मतलब 20 वर्ड्स पर मिनट, इतनी स्पीड चाहिए गुरु। ठीक है ना, ये दिखा देना थोड़ा सा, और फिर आपका इंटरव्यू जाएगा। और ये इतना नहीं है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट में ये एमएस वर्ड में आपको कुछ करवाएंगे, ठीक है ना, और एमएस एक्सेल में भी कुछ कराएंगे। तो भैया ये सब तैयार रखना, अभी और डिटेल में बता रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करो, ये सब इंक्लूड है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। फिर इसके बाद जाओगे आप इंटरव्यू में, जो 25 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये अब इसमें भी कितने कितने नंबर का है बहुत डिटेल में अपन बात करेंगे, आ जाओ। पर इससे पहले ये जान लो जरा कि रिटन टेस्ट को निकालने के लिए इनने कहा है कि जितना भी नंबर का रिटन टेस्ट है
उसका 40% लेके आओगे तब रिटन टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा और तभी आपको अगले पायदान यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भेजा जाएगा। और जब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में टोटल का 40% नंबर ले आओगे, जितना भी नंबर का हो 40% नंबर लाना है, तो तुमको हम इंटरव्यू भेजेंगे जहाँ पे तुमको 30% लेकर के आना पड़ेगा। और ध्यान रखो, ये सारे मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज दिए ना, तुमको लाना पड़ेंगे, नहीं तो आगे की स्टेज में तुम नहीं जा पाओगे। ठीक, ये बात ध्यान रहेगी। और इसके बारे में डिटेल अपन बात करेंगे, सिलेबस वगैरह भी अपन सब देख रहे हैं, चिंता नहीं करो, है ना, बहुत डिटेल में बात करूँगा। ये तो यहाँ पे छोटे से लिख दिया। फीस की आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। फीस ऐसा है भैया कि अगर आप जनरल से हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है तो 1100 रुपये देना है। और एससी एसटी और हैंडीकैप में आते हैं तो फिर 550 रुपये देना है। ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा, कोई भी चिंता नहीं। 3 एग्जाम सेंटर आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, बस इसी जगह पर। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना सेंटर देख लेना क्या है, उसको भर लेना। तीनों ही टिक करने पड़ेंगे, वो तो सभी जानते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट ये आपको नहीं जानने की ज़रूरत है, जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा सब, है ना। देखो, ऐसा इनकेस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है कोई कैंडिडेट, तो लास्ट एप्लीकेशन ही करेक्ट माना जाएगा, है ना, एक्सेप्ट किया जाएगा। और उस एंड द फीस डिपॉजिटेड विद अर्लियर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडजस्टेड रिफंडेड अंडर एनी। तो देखो, कोशिश मत करना, साफ साफ बोल दिया है कि मल्टीपल, ऐसा नहीं, क्या है कि 2 पोस्ट अलग अलग है ना, एक ट्रांसलेटर का प्रूफ रीडर है। आप सोचो मैं इसके लिए भी फॉर्म भर देता हूँ, इसके लिए फॉर्म भरता हूँ, ये नहीं चलेगा। अब आपने भर भी दिया, इसके लिए भी फीस दे दी, इसके लिए फीस दे दी, तो ऐसा नहीं हो कि इसके लिए फीस दे के रखो, ये फॉर्म भरने जा रहे हो तो इसके लिए फीस नहीं लगेगी। दोनों के लिए फीस भी ले लेंगे, लेकिन पहले वाला माने नहीं करेंगे, नया वाला जो लास्ट में भरोगे उसको मान कर लेंगे। मान लो किसी ने ट्रांसलेटर भरा, बाद में उसने ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर भर दिया, तो ट्रांसलेटर वाला इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट, ये वाला मान्य हो जाएगा। मान लो किसी ने ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर भरा और फिर ट्रांसलेटर भर दिया, प्रूफ रीडर वाला हटा देंगे, ट्रांसलेटर वाला मान्य हो जाएगा। फीस तुमने इधर भी पे की थी, इधर भी पे की थी, तो ऐसा नहीं हो कि एडजस्ट कर देंगे, इसको भी भूल जाएंगे और रख लेंगे अपने पास, मतलब रख लेंगे, पैसे तुम्हारे रख लेंगे, बताए दे भरो मत। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। आ जाओ भैया, तुमको जानना है सिलेबस, क्योंकि बाकी सब तो तुम अब जान चुके हो। हम अपने आखिरी, है ना, आखिरी पत्ता हम खोल। अच्छा, एनओसी भैया कुछ मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान सुनना। जो लोग कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में वो इसे भर रहे हैं, उन्हें भैया एनओसी लेकर के आना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। एक बार एक कमेंट भी आया था मेरे पास, तो मैं फिर से ये बात दोहरा देता हूँ, आपको बहुत ज़रूरी है सब, इसको भूलिए नहीं। हम्म और अब आ जाओ भाई, अब आ जाता है नेक्चर, जहां पर तुमको समझने को मिलेगा। तो देखिए 3 स्टेज है मोटा मोटा, लेकिन आ जाइए हम बात करेंगे। अब आता है, शुरू होता है। देखो, आपको पहले होगा एक रिटन टेस्ट, आपको नजर आ रहा होगा। रिटन टेस्ट में बहुत ध्यान से देखना जरा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या है, पहले तो जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ये 30 नंबर का पेपर है। ठीक, अलग से बिल्कुल, मतलब रिटन टेस्ट में जनरल इंग्लिश आ गई 30 नंबर की, ऑब्जेक्टिव है पूरा। ऐसी जनरल हिंदी आ जाएगी ऑब्जेक्टिव 30 नंबर की। इसमें भी क्या क्या आएगा मैं दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। और एक है आपका जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज। देखो, लीगल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, ये दोनों मिला करके ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 20 नंबर का ये आएगा। मतलब तो टोटल कितने होगा भैया, 80 नंबर हो गए 80 नंबर। टाइम कितना मिलेगा, मात्र 45 मिनट, सवा घंटा मिल रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना, 80 में से 32 अगर तुम ले आए, ये इसका जो है 40% यही होता है ना, 4/32, सही बात है। अगर ले आए तो तुम ये पास माने जाओगे। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 15 मिनट जो रहेंगे। अब देखो, अगले 15 मिनट, ये तो हो गया पहला 45 मिनट। 45 मिनट के जो अगला 15 मिनट है, वो यूटिलाइज किया जाएगा फॉर कलेक्टिंग ओएमआर शीट। तो मान लो आपसे 15 मिनट में तो आपने उन्होंने आपसे ले लिया ये सब कुछ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ध्यान देखना, एक तरफ तो वो तुमसे ओएमआर लेते चले जाएंगे और दूसरी तरफ तुमको एक आंसर शीट देते जाएंगे ब्लैंक वाली, क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन होना है तुम्हारा, लिखोगे अब तुम उसमें, तो एक डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ट्रांसलेशन होगा आपका पहला इंग्लिश से हिंदी, है ना। अब इसके 2 पैराग्राफ रहेंगे भैया, और एक पैराग्राफ 30 नंबर का है, तो 2 पैराग्राफ 60 नंबर के हो गए। ऐसे ही फिर मिलेगा हिंदी से इंग्लिश वाला, ये तुमको लिख करके बताना अपने हाथों से। इसमें भी 2 पैराग्राफ रहेंगे, एक पैराग्राफ 30 नंबर का, तो 2 पैराग्राफ 60 नंबर का। टोटल कितने हो गए बेटा, 120। टोटल हो गया 120। अब समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। अब 120 का तुम कर लो 40% आ जाएगा 48, मतलब ट्रांसलेशन वाले में 48 नंबर ले आए तो पास माने जाओगे। 2 घंटा मिलेगा, बहुत सफिशियंट टाइम है। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। तो देखो हुआ कैसे, 45 मिनट ये हो गए, 15 मिनट करेक्शन, तो 1 घंटा तो ये हो गया पूरा, और 2 घंटा ये, टोटल कितने घंटे हो गए, 3। तो देख लो रिटर्न पूरा मिला लो 3 घंटा। और ये 80 नंबर का था ऑब्जेक्टिव, ये 120 नंबर का, 200 नंबर का ये हो गया। तो 200 में से टोटल कितना पास हुआ, यहाँ पे था 32, पास मार्क्स कितना हो गया, और यहाँ 48, दोनों मिला लोगे तो 80 नंबर।
तो ये है ओवरऑल, ठीक है। अब आपने ये मान लो निकाल लिया, अब आप आगे पहुंचे, सिलेबस बता रहे हैं, चिंता नहीं करो। अब आ जाएगा भैया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें बोला कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जो मिनिमम स्पीड मैंने आपको बता दी थी, हिंदी में होगी, सिर्फ 5 नंबर की है, सिर्फ 5 नंबर की। इसके बाद आपको ये क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट देख लेंगे, आपका एमएस वर्ड में 10 नंबर का ये रहेगा। स्प्रीड से एमएस एक्सेल का देख लेंगे, 10 नंबर का रहेगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी मतलब इंटरनेट में सर्च वर्च कैसे कर पाते हो, क्या करते हो, जल्दी जल्दी कर लेते हो, नहीं करते हो, इतना तो सबको पता ही रहता है, ठीक है। तो टोटल हो गया कितना, 30 नंबर का हो गया। 30 का आप 12% करोगे तो 12 नंबर यहाँ, सॉरी 40% करोगे तो 3 4 12 ही होता है। आपको आधा घंटा मिलेगा इसमें, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में ये पूरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट खत्म हो जाएगा। जो इसको पार कर लेगा फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में इनने बोला है कि देखो, उर्दू, मैथिली और संथाली ओनली उन्हीं कैंडिडेट के लिए जिन्हें ये लैंग्वेज आती है, जिनको नहीं आते उनके लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो उनके लिए 5 नंबर है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उर्दू, मैथिली और संथाली मतलब बिहारी लोग के लिए है कुल मिलाकर के। अगर आपको बाहर से भी है तो भी आप भर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वहीं के लोकल लोग जो है वो लिखेंगे, नहीं। अगर कोई बाहर रहता है एमपी में, उसको मैथिली आती है, वो कर सकता है भाई, ऐसा नहीं है। वो 5 नंबर के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं आती तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, 5 नंबर आपके हट गए वहां से। इतना फर्क पड़ता है। थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा क्योंकि पटना हाई कोर्ट है, वहीं का है, तो लोकल लैंग्वेज को इसको कहते हैं, देखिए, प्रेफरेंस देना, अपनी भाषा का बढ़ाव करना। अब आपको अगर ये 5 नंबर कमाने, तो आपको कहीं के भी हो, आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। अरे मारो यूट्यूब में सर्च मैथिली, है क्या कहते हैं उसको, कि आप कैसे हैं, कुछ तो आएगा उसमें जाकर के। अब ये नहीं बिहारी सीख लो वहां जाके, बिहारी नहीं सीखनी है ना। 5 हो गया, 5 नंबर का ये है। और फिर इंटरव्यू जो है वो 20 नंबर का, ये सबके लिए रहेगा। इसमें पासिंग मार्क 6 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ, आधे घंटे आपका ये चलेगा सारा कुछ, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे इंटरव्यू का 25 नंबर हो गया, 6 इसमें पासिंग मार्क हो गया। इसका कोई पासिंग मार्क नहीं है अलग से, लैंग्वेज वैंग्वेज का। क्लियर होगी इतनी कहानी। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में सिलेबस दिखा देता हूँ और खत्म कहानी। अब ये देखो, जनरल इंग्लिश में क्या क्या है भाई। ग्रामर हो गया, वही आर्टिकल टेंस, एक्टिव पैसिव, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, प्रीपोजिशन। आप एक काम करना, गायत्री एजुकेशन मेरा ही एक चैनल है, अगर आपको ये इंग्लिश में समस्या है ना, मैंने इतने प्यार से पढ़ाई है, एक बार आप देखो उस वीडियो को और कमेंट करके मुझे यहीं बताना, या वहां भी बता सकते हो आप, है ना। ये लिंक कमेंट में भेज करके कि वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप देखो, जितना मैंने पढ़ा ना, इतना पढ़ने को किसी को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री है, सब फ्री है, टेंशन मतलब कुछ नहीं ले रहा हूँ। अरे मैं आपको क्या है, मैंने बोला ना, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा रहता हूँ। आप जाना, और ये जितने लिखे ना इंग्लिश की, जितनी भी सारी चीज दिख रही है आपको, ये जितनी ईडीएम फ्रेजेस, मैंने इतने प्यार से इनको पढ़ाया हुआ है, आप उतना कवर कर लो, आपको सफिशिएंट हो जाएगा। अब ये मत सोचना सर उसमें एसबीआई लिखा था, बैंक पीओ लिखा हुआ था, ये सब नहीं। कंटेंट, कंटेंट जो यहाँ इस्तेमाल होगा वो हर जगह इस्तेमाल होता है। वो तो एग्जाम का नाम लिख देता है आदमी, वो भूल जाओ। मेरा नाम सर्च करके मनोज शुक्ला, है ना, है ना, इंग्लिश कर लो, या टॉपिक का नाम लिख दो, या गायत्री एजुकेशन क्लास में चले जाओ, वीडियो में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा, बोल रहा हूँ ना, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे लेना, थोड़े से 1 2 साल पुराने वीडियोस हैं, पर आज भी काम करते हैं, बेस्ट है। मैं खुद भी जानता हूँ क्योंकि उन्हें मैंने तो बनाया ही है ना, इसलिए मुझे पता है। तो वहाँ जाके देखना। जनरल हिंदी की मैं बात करता हूँ, सामान्य हिंदी, वो सब ये आ जाएगी भैया। व्याकरण है, शब्द, ये लिंग, वचन, कारक, ये देखो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब अगेन सब कुछ सिखा देगा। सर्च मारो ये टॉपिक और सीख जाओ। शुद्ध वर्तनी, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, समानार्थी और विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई, हैं कि फिर अपन लोकोक्तियाँ बहुत सारे होते हैं, मुहावरे बोलते थे कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इतना तेज था वो, अतिशयोक्ति अलंकार है ये, अति हो गई ना। और भैया ये देखो, जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा। तो ये देखिए, करंट अफेयर के लिए यहाँ कुछ मत पढ़ो, आप तो साल भर का करंट अफेयर पढ़ लो, ज़्यादा वो तो 6 महीने का पढ़ लो, काम बन जाता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे बच्चों, तुमको सबसे खूबसूरत बात यही समझ में आ जाएगी, है ना। बच्चों बोल रहा हूँ, मेरे भाई बनो, आप इतने इतने छोटे तो नहीं हो, ना ही मैं इतना बड़ा हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे भाई बनो, इसका ध्यान रखिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी आदत है थोड़ा सा बोलने की, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की मैं बात कर रहा था आपसे, है ना। ट्रांसलेशन के स्किल देखने के लिए किया जा रहा है, दो लैंग्वेज का कैसा क्या है ना। तो यहाँ देखो जरा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आपने दिख रहा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है वो मैंने बता दिया था आपको, मिनिमम 20 वर्ड्स पर मिनट है ना, 5 मार्क्स के साथ। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपने देख लिया था, 10 नंबर का होगा। इसमें टेस्ट किया जाएगा कि भैया आप क्या टाइपिंग स्किल आपकी इंग्लिश में कैसी है, एमएस वर्ड में, और एमएस एक्सेल में देखेंगे कि आप मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं आपके पास। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 जो मार्क्स की है, ये देखने के लिए कि भैया कि क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बंदे को इंटरनेट यूसेज करने के लिए, ओके। और फिर इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। और ये देखिए, अब ये मत बोलेगी हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करना नहीं सीखना होता। आपको जाना है वेबसाइट पर, मैंने आपको वेबसाइट दी थी, ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये इस पर क्लिक करोगे आप, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करना, है ना। उसमें कुछ नहीं होता, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है,
ईमेल डायरी डालना पड़ता है और अपना जा करके आपको ओटीपी आता है आपके मेल आईडी में भी मोबाइल नंबर में, उसको भर देना पड़ता है। और है ना, ओटीपी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब उसमें ये रहता है कि भाई जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब भर करके फिर आप लॉगिन कर दो, लॉगिन जाओ, अप्लाई कर दो, सब भर दो, है ना। वैसे मैं कहता हूँ कभी भी खुद से मत भरो, हमेशा मदद ले लो, ठीक है। इसका ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो इसमें देखिए 10वीं की सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये हो गया। वैलिडेट आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, है ना। और ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें भर देना, ठीक है। अगर तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी डिटेल से मैं हर वीडियो बताता हूँ आपको, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना।